हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा एंड वेलकम टू पंख अकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर 2 के पार्ट बी से। इसके पहले हमने चैप्टर 2 के पार्ट ए को कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इसके पहले हमने बात की थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। तो आप पहले वो वीडियो चेक करें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम एक लैंड पे पहले दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, गुड 1 एंड गुड 2। आपने क्या किया, गुड 1 का प्रोडक्शन बढ़ा दिया सपोज 10 और गुड 2 का प्रोडक्शन कर दिया 9। क्योंकि जब हम एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरे गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि किसी एक गुड का प्रोडक्शन अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। इसी को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। मीन्स किसी एक अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिकली आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी लूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे अगर हम इसको कॉमन लैंग्वेज में भी ऐसे समझें कि अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अगर आप अपनी लाइफ में किसी एक स्किल में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको उस स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ी बाकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अदर इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में शिफ्ट करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अब हम देखते हैं टोटल एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं कि पहले हम एक लैंड पे सिर्फ मैंगो का प्रोडक्शन कर रहे थे। ये हमारा लैंड है और हमारे पास दो गुड्स हैं, एप्पल एंड मैंगो। तो मैंगो का हम सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे थे और एप्पल का प्रोडक्शन 0 था। फिर हमने मैंगो का प्रोडक्शन 8 कर दिया और एप्पल का प्रोडक्शन हमने थोड़ा सोचा कि हम बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद हमने इसका प्रोडक्शन और कम कर दिया और इसका प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हमने इसका प्रोडक्शन एकदम ही कम कर दिया और इसका प्रोडक्शन मैक्सिमम कर दिया। तो हमने क्या किया, जो लैंड पे हम पहले मैंगो प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम एप्पल का प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया, थोड़ा धीरे धीरे हमने इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, जो लैंड है वो पहले अपने स्पेशलाइज्ड यूज में था, मतलब वो हैबिचुअल था मैंगो प्रोडक्शन में। अब हमने जब उसमें एप्पल प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया तो उसने अपना स्पेशलाइज्ड यूज जो है वो थोड़ा थोड़ा लूज होने लगा। कि पहले वो स्पेशलाइज्ड था इन प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, अब उसका जो स्पेशलाइज्ड यूज है वो डिस्टर्ब हो गया इस प्रोसेस में, तो लॉस हुआ। तो जो हमारा टोटल लॉस हुआ उसको हम बोलते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। It refers to total loss of output when the given resources are shifted from use 1 to use 2। मतलब हमने ऐसे 2-3 और चीज़ों के साथ किया, तो जो हमारा इसमें जो टोटल लॉस बना वो होता है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट when the given resources are shifted from use 1 to use 2। ये हमारा रिसोर्सेज था, हमारे दो गुड्स थे। तो पहले हमने इसका यूज 1 था प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, यूज 2 था प्रोडक्शन ऑफ एप्पल। तो जब हमने इसका यूज शिफ्ट किया फ्रॉम मैंगो टू एप्पल तो इसका लॉस हुआ, क्योंकि पहले ये स्पेशलाइज था मैंगो प्रोडक्शन में, अब इसका जो स्पेशलाइज यूज है वो खत्म होता गया। इसलिए इसमें जो लॉस हुआ उसके हमने टोटल लॉस को निकाला और हमने उसका नाम रख दिया टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस सिंपल है। ठीक है, अब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पहले फॉर्मूला आप देख लो, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। ठीक है, यही बनती है इसकी डेफिनेशन
कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट, दैट्स इट। और जो हम पीपीसी के कर्व को डिनोट करते हैं वो हम करते हैं एमओसी से, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, कि जो हमने अपना लैंड का क्या किया, यूज शिफ्ट किया मैंगो से एप्पल, तो हमारा कुछ लॉस हुआ पर कुछ गेन भी हुआ ना एप्पल के फॉर्म में। अब हम मार्केट में एप्पल भी सेल आउट कर सकते हैं, पहले हम सिर्फ मैंगो का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो जो इसमें लॉस होता है आउटपुट का उसको हम मानते हैं, प्लस जो हमारा गेन होता है दूसरे आउटपुट के फॉर्म में उसको हम लेते हैं, और हमारा बन जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। और जो हमारा पीपीसी है हम उसको भी एमओसी से डिनोट करते हैं। जब हम पीपीसी कर्व की बात करते हैं तो हम एमओसी से उसको डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब हम स्लोप ऑफ पीपीसी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हमने देखा था स्लोप ऑफ पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये कॉनकेव का फॉर्म बनाता है, ये कॉनकेव होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, ये हमारा कॉनकेव होता है और ये हमारा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ पीपीसी है वो कॉनकेव लेंस का शेप देता है। तो अब रीजन हम जानते हैं कि जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। सबसे पहले तो हमने इसके अजम्पशन में लिया था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है और हमारे रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसके साथ अगर हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, सपोज हमने 2 गुड लिए, गुड 1 एंड गुड 2, तो हमें अगर गुड 2 का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें ऑब्वियसली गुड 1 का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसलिए जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। फिर है इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब पीपीसी कॉनकेव क्यों है? जो पीपीसी है वो इंक्रीजिंगली स्लोप्ड है, मींस वो ऐसे जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए वो कॉनकेव शेप दे रहा है। और जो स्लोप ऑफ पीपीसी हम उसको एमओसी से डिनोट करते हैं। अभी हमने पहले देखा एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एमओसी टेंड टू राइज, स्लोप ऑफ पीपीसी ऑलवेज इंक्रीजेस। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एमओसी टेंड टू राइज, एमओसी हमेशा क्यों बढ़ता रहता है, जो लॉस ऑफ आउटपुट है वो क्यों हमेशा बढ़ता रहता है, ये हम अगले टॉपिक में देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाई डज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज, या फिर व्हाई डज एमओसी टेंड टू राइज। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्यों इंक्रीज होता रहता है, उसका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। तो इसलिए वो इंक्रीज होता रहता है। सपोज आप एक मान लो कि आपके पास लैंड है, पहले आप उस पर सिर्फ राइस का प्रोडक्शन कर रहे थे, काफी लंबे टाइम तक आप उस पर सिर्फ राइस का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपने उस पर वीट का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया, तो जिससे जो लैंड का स्पेशलाइज्ड यूज है वो डिस्टर्ब हो गया। पहले वो राइस के प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज था, अब आपने उस पर वीट का प्रोडक्शन भी कर दिया, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा जितना वो राइस प्रोडक्शन में दे रहा था। हमारे पास एक गिवन लैंड था जिस पे हम पहले राइस सो कर रहे थे, ठीक है, तो वो अपना 100% दे रहा था लैंड। फिर हमने उस पर वीट प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया, तो उसने अपना 80% देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो उसका स्पेशलाइज्ड यूज था, जो काफी सालों तक आप उस पर राइस सो कर रहे थे, तो वो उसी के लिए एकदम सूटेबल बन गया था। अब एकदम से अगर आपने उस पर वीट सो करना स्टार्ट कर दिया तो वो अपना स्पेशलाइज्ड यूज है वो खोने लगता है, वो थोड़े एक डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाता है वो लैंड। इसलिए आपका जो एमओसी है, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट, वो इंक्रीज हो जाता है। जो लॉस है वो इंक्रीज होता रहेगा, जितना ज्यादा आप फ्लक्चुएट करोगे कि अब हम वीट के जगह अब हम कुछ पल्सेस इस पे शो करना स्टार्ट करते हैं लैंड पे, तो जो लैंड अपना स्पेशलाइज्ड यूज वो फिर डिस्टर्ब हो गया, तो इससे जो आपका लॉस है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे आपका एमओसी भी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि एमओसी टेंड्स टू राइज बिकॉज यू आर शिफ्टिंग दैट लैंड फ्रॉम इट्स स्पेशलाइज्ड यूज टू सम अदर यूज। एमओसी इंक्रीज हो रहा है मतलब हमारा लॉस इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन लॉस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है।
When the specialized use is disturbed, the loss of output must also be increasing. अब जब MOC इंक्रीज हो रहा है तो उसका स्पेशलाइज्ड यूज डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे वो लॉस ज़्यादा दे रहा है, इसलिए आपका जो आउटपुट का लॉस है वो इंक्रीज होता रहेगा और MOC भी इंक्रीज होगा, हेंस MOC टेंड्स टू राइज। ठीक है, इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट होते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इजी था, कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ आपको इसमें याद रखना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। मैंने दोनों वीडियोस काफ़ी शॉर्ट रखे ताकि आपको ज़्यादा लेंदी ना लगे और क्लासेस बोरिंग ना हो। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।